हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम विवेक जौहरी एकेडमी। और हम इस लेक्चर में बात करेंगे कंसेप्ट अबाउट मीटर ब्रिज कि मीटर ब्रिज क्या होता है, किस तरीके से इससे रेजिस्टेंस फाइंड किया जाता है और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती हैं जो रीडिंग को इम्प्रूव कर सकती है। तो आज का टॉपिक है हमारा मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज की अगर हम बात करें तो इसमें एल शेप की थिक कॉपर स्ट्रिप होती है, वो भी कितनी 2। एक ये है और एक ये, और एक स्ट्रेट थिक कॉपर स्ट्रिप होती है। ये तीनों एक वुडन लैमिना पर स्क्रू ड्राइवर से टाइट होती है। इनके बीच एल शेप के बीच ये स्क्रू है, ये स्क्रू बनाए, ये यहां एक 1 मीटर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, सेम कंपोजिशन रेजिस्टेंस वायर होता है जो कि कॉन्स्टेंटन या मैग्नेट का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी लो होती है, यानी कि हाई रेजिस्टिविटी से यानी कि एक पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस तो पोटेंशियल ड्रॉप बनेगा, एक स्मॉल लेंथ पर भी एक रेजिस्टेंस शो होगा और उस रेजिस्टेंस उस पार्ट का रेजिस्टेंस हाई होने के कारण एक पोटेंशियल ड्रॉप बन सकता है। दूसरी बात, इसका अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी लो, क्योंकि करंट फ्लो होगी तो हीटिंग इफेक्ट से इसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी चेंज बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब कह लीजिए बहुत ही कम चेंज आएगा, मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली सेम रहेगा। फिलहाल इसमें ये लेफ्ट गैप है, इसमें हमने लगा दिया एक रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या लगाया? रेजिस्टेंस बॉक्स। अब रेजिस्टेंस बॉक्स यहां पर लगाया, इससे आप कुछ लिमिट तक डिजायर्ड रेजिस्टेंस पुट कर सकते हो, 1 ओम, 2 ओम, 1.1, 2.3, ये रेजिस्टेंस आप यहां से अप्लाई कर सकते हो। और यहां पर लगाया मैंने अननोन रेजिस्टेंस S। ये क्या है? अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस S। ये लगाया सेल या बैटरी, ये थी और ये कनेक्शन A। चाहे आप इन तीनों में से कोई सा कहिए, कॉपर की स्ट्रिप है, कंडक्टिव है, ये तीनों पॉइंट एक ही है B, ये भी तीनों पॉइंट एक ही है, दैट इज C। और यहां पर एक लगाया हमने गैल्वेनोमीटर, जिसका ये वाला कनेक्शन स्लाइडिंग है, यानी आप इस AC वायर जो रेजिस्टेंस वायर है कॉन्स्टेंटन या मैग्नेट का बना हुआ है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, आप कहीं भी टच कर सकते हो, ये पॉइंट रहा है D। अब आपके सामने ये मीटर ब्रिज तैयार है। मीटर ब्रिज इज अ डिवाइस which is used to measure the value of unknown resistance। ये किस फंडामेंटल फैक्ट पर काम करती है? इसे कहते हैं प्रिंसिपल। इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ये व्हीट स्टोन ब्रिज का रियलाइजेशन है आपके लैब में, यानी व्हीट स्टोन ब्रिज फॉर्म करके आप अननोन रेजिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो वो एपरेटस क्या कराएगा? मीटर ब्रिज कहलाएगा। तो कैसे है वो आपको दिखाता हूं। ये रेजिस्टेंस मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना निकाला, मान लिए R। अब एक डायग्राम और बनाता हूं मैं। ये एक डायग्राम और है, ये R कह रहा हूं, ये S, ये RAD यानी AD पोर्शन का कितना रेजिस्टेंस होगा, और ये RDC पोर्शन का। ये गैल्वेनोमीटर है और ये आपका
सेल ये। देखिए इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों सर्किट, ये दोनों सर्किट एक से हैं। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, बस इसमें डी वेरिएबल है। यानी आप अगर उधर को शिफ्ट होगे तो लेफ्ट पोर्शन का रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू होगा, साथ ही साथ राइट वाला जो पोर्शन बचा हुआ है उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? आर प्रोपोर्शनल टू एल, जितना उस पोर्शन की लेंथ कंसीडर करेंगे ज्यादा, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा। बोले सर फायदा क्या? फायदा यह है कि हमें R अपॉन S का जो रेशियो आ रहा है इन रेजिस्टेंस का भी वही रेशियो करना है, तभी B और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा और B और D के बीच कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तब ये गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। यानी नल डिफ्लेक्शन पॉइंट हमें ढूंढना। मीटर ब्रिज में जनरली ये कितने का होगा? 100 सेंटीमीटर का होगा। अब सवाल में बदल दे कर दे 120 सेंटीमीटर, वो अलग बात है। अगर ये 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, इस पोर्शन को मैं L1 को अगर L कहूं तो L2 पोर्शन कितना होगा? 100 माइनस L सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर ये L सेंटीमीटर लिया तो ये 100 माइनस L। अगर मान लिए एक जॉकी की हेल्प से, जॉकी का मतलब है कि तार को कहां टच करें, एक मेटल नाइफ समझ सकते हो, तार पीछे कनेक्ट है और शार्पली इसके यहां पे स्केल लगा होगा। क्या लगा होगा? स्केल लगा होगा और हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। अब हमने स्लाइड करते गए और नल डिफ्लेक्शन की पोजीशन एक्वायर कर ली, डी पर मिल रही है। कितनी डिस्टेंस पर? L1 डिस्टेंस इन L सेंटीमीटर, तो रेस्ट पोर्शन का कितना हुआ? 100 माइनस L। अगर ऐसा होता है तो फिर R अपॉन S, R अपॉन S देखिए ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए R AD पोर्शन का रेजिस्टेंस R DC का। तो मैं यहां पर ये आपका सर्किट वही है, दोनों में कोई चेंज नहीं है। A ये भी है, ये भी A है, ये भी A है। कॉपर की स्ट्रिप है, एक गुड कंडक्टर है, बताऊंगा इसके बारे में भी, लेकिन A ये भी है, कंफ्यूज मत होना, ये पॉइंट भी A ही कहलाएगा। इसी तरीके से ये B है, ये तीनों पॉइंट B है, ये C है, ये तीनों पॉइंट C है। तो यहां पर अगर नल डिफ्लेक्शन आपको मिला, ये हटा दे रहा हूं, देखिएगा एट नल डिफ्लेक्शन पोजीशन, एट नल डिफ्लेक्शन पोजीशन, एट नल डिफ्लेक्शन पोजीशन, R अपॉन S, P अपॉन Q कहते हो गया, इज इक्वल टू R AD अपॉन R DC, यानी AD पोर्शन का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस वायर है, अपॉन DC पोर्शन का, ये कनेक्टिंग वायर्स। बेटा कनेक्टिंग वायर्स कॉपर या एल्यूमिनियम के लिए जाती है, रेजिस्टेंस वायर कांस्टेंट टर्न या मैग्नेट का। क्यों? ये बोर्ड में आ चुका है, मैं आपको बता चुका हूं, जरूर याद रखिए। अब AD पोर्शन का आप रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इसकी रेजिस्टिविटी मान लीजिए रो है, ये लेंथ L है और अपॉन A, A इस रेजिस्टेंस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, अपॉन रो 100 माइनस L इतना पोर्शन की लेंथ है A। रो और A कैंसिल आउट हो जाएंगे, R अपॉन S, ये आएगा L अपॉन 100 माइनस L, S इज इक्वल टू R 100 माइनस L अपॉन L। बोले सर क्या मिला? ये बाय नोइंग, ये आपने नोन वैल्यू पता है, ये यहां से पुट किया है रेजिस्टेंस, बाय नोइंग R एंड L वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस S। तो ये रहा आपका फिलहाल कि मीटर ब्रिज से आप अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। स्केल पर ये लेंथ पता है L, आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना रेजिस्टेंस फाइंड किया वो मालूम है, तो आप अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं S की वैल्यू।
तो ये इसकी वर्किंग रही कि कैसे करते हैं। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इस फार्मूले को अप्लाई मत करना, इसके बदले करना R अपॉन S या लेफ्ट रेजिस्टेंस अपॉन राइट रेजिस्टेंस, R अपॉन S इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, लेफ्ट अपॉन राइट, लेफ्ट अपॉन राइट लेंथ, ध्यान रखिएगा। यानी कि मैंने आपसे कहा लेफ्ट रेजिस्टेंस, राइट रेजिस्टेंस, लेफ्ट वाली लेंथ और ये राइट लेंथ, ये लगाइए। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में जरूरी नहीं है कि S जो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है वो राइट गैप पर हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता था रेजिस्टेंस बॉक्स इधर होता और ये अननोन इधर होता और आप इधर से L मेजर करते, तब आपका ये फार्मूला दिक्कत करता। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, वर्किंग दिखा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन न्यूमेरिकल जब सॉल्व करो आप तो ये मत लगाइएगा लेफ्ट रेजिस्टेंस अपॉन राइट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लेफ्ट पोर्शन लेंथ अपॉन राइट पोर्शन लेंथ लगाएंगे, कहीं भी कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो आप ध्यान रखिएगा, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको तो आप यही फार्मूला यूज करेंगे, इसकी मैं बात भी नहीं करूंगा, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब इससे रिलेटेड कुछ पिन पॉइंट क्वेश्चंस हैं जो कि जानना आपको जरूरी है, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में एक बार नहीं दसों बार आ चुके हैं, उसको सुनिएगा। देखिए सबसे पहली बात, एक होता है एंड एरर। क्या मैंने कहा? एंड एरर। अब यहां पर आपने जो फार्मूला यूज किया था R अपॉन S L अपॉन 100 माइनस L, ये फार्मूला आपने यूज किया। अब आप ये देखिए कि एंड एरर का मतलब क्या है। एंड एरर का मतलब ये है कि जो स्केल लगा होगा, दो कारण एंड एरर आएगी। जो स्केल लगा होगा उसका 0 और जहां से वायर कनेक्शन से शुरू हो रहा है वो सेम पॉइंट अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ लेंथ में एरर आएगी कि आप D की लेंथ A से स्केल पर जो आ रही है और एक्चुअल क्या है, यानी कि आपके स्केल का 0 एग्जैक्ट यही होना चाहिए, तब तो बात सही है। अगर स्केल जो फिट किया गया है इसमें 0 आगे या पीछे है तो भाई D की स्केल पर एग्जैक्ट लेंथ नहीं आएगी, तो इसे एंड एरर एक कारण है। दूसरा, ये जो कॉपर स्ट्रिप है और ये कनेक्टिंग वायर्स है, गुड कंडक्टर है कॉपर, लेकिन फिर भी इसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, इट इज नॉट कंसीडर्ड इन द फार्मूला यूज्ड। अगर आप बीट स्टोन का बेसिक देखें तो फिर उसमें एक आर्म का रेजिस्टेंस, आर्म का रेजिस्टेंस तो यहां से लेकर यहां तक का हुआ ना। अब यहां तक में तो आप इसी को मान रहे हो, ये कनेक्टिंग वायर्स लगे हैं, ये कॉपर लगा है, इसका रेजिस्टेंस इस फार्मूले में है नहीं। इस कारण से रीडिंग बिल्कुल करेक्ट, शार्प करेक्ट नहीं आएगी। देयर विल बी एरर इन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो these two errors are called end error. What is? These two errors are called end error. तो end error क्या है इसमें? What is end error? कि पहला, the zero of the scale and leading point of the scale are not coinciding, so the actual length will be differ from the reading. One point. Second, copper strips and connecting wires having some small value of resistance which is not considered in the formula used. These two conditions are the cause of error in the reading. These two causes are called end error in the meter bridge. ध्यान दीजिएगा। अब पूछा भाई कॉपर स्ट्रिप आपने थिक क्यों ली? Why we use thick copper strip? Copper is a good conductor. Copper एक good conductor है, and if we take thick strip प्रतीक, then its resistance will be very small.
which is not considered in the formula used due to small value of resistance, the reading provided by the meter bridge will be approximately correct. I am not saying exactly correct. तो कॉपर की मोटी पत्ती यानी थिक स्ट्रिप क्यों ली जाती है, एक ही हुआ। दूसरी बात, सही रीडिंग के लिए हमें इनको एक रीडिंग में के बाद इंटरचेंज कर देना चाहिए, SR/RS, जिससे जो एंड एरर है, क्या है, जो एंड एरर है वो रिड्यूस हो जाएगी। अगर आपकी देखिए एस है तो इस लेंथ से नापना था, सीधी बात है, एस के बदले ये लेंथ थी, आर के बदले कौन सी थी, ये थी। अब आप पलट दोगे तो एस के बदले ये हो जाएगी, आर के बदले ये हो जाएगी। तो क्या चीज कम हो सकती है, एंड एरर कम हो सकती है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है कि मीटर ब्रिज में अगर हम गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर दें तो क्या नल डिफ्लेक्शन पोजीशन पर कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। ये बोर्ड ने 4 to 5 टाइम्स पूछा है कि अगर मीटर ब्रिज में हम सेल की जगह लगा दें गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर की जगह सेल लगा दें, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। P/Q = R/S होता है। इंटरचेंज करेंगे तो भी देखिए इस रेशियो से आ जाएगा, P/R, इसे इधर ले आए, इसे इधर ले आए, Q/S। ये रेशियो वो रेशियो बात एक ही है भाई। तो सेल और गैल्वेनोमीटर को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो फिर किसी भी तरीके का नल डिफ्लेक्शन पोजीशन में चेंज नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, किस कंडीशन में मीटर ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव होगा, ये बात समझने की है। इफ वी गेट नल डिफ्लेक्शन नियर द मिडिल पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस वायर, बीचों बीच, एट दैट कंडीशन द meter bridge will be most sensitive, means its reading will be most accurate। बोले सर इसमें क्या खासियत हो गई? आप जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए आपने इसका रेजिस्टेंस, अब आप देखिए बीच में कब मिलेगा, जब RS, भाई ये बराबर लेंथ है तो इनके रेजिस्टेंस बराबर होंगे, तो फिर ये भी रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए, यानी चार के चारों रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे। और उस समय आप नल डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, सबसे एक्यूरेट ये आपको रीडिंग प्रोवाइड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसका मेन कारण है आपने कॉपर स्ट्रिप और कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कहीं भी फार्मूले में कंसीडर नहीं किया। कोई बात नहीं, मान लें ये कितना है 1 ओम, कितना है 1 ओम, तो ये भी 1 ओम होगा इधर भी, जो फार्मूले में हमने कहीं भी यूज नहीं किया। अगर डिफ्लेक्शन बहुत पास है, एक लेंथ बहुत ज्यादा है, एक लेंथ बहुत कम है, मिल रहा है, मान लीजिए ये आ रहा है 2/98 ये आ रहा है। अब इसमें आपने ये क्या आ रहा है, R/S आ रहा है, तो आपको R पता है, S आप निकाल लेंगे, बात सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये लेंथ 2 सेंटीमीटर है, रेस्ट कितनी 98 होगी। अब जो कि आपने इसको कंसीडर नहीं किया था, अगर मैं कंसीडर करूं, फॉर एग्जांपल 1 ओम है, तो कायदे में ये कितना होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस जो होना चाहिए जो आपने लेफ्ट पे लगाया था वो कितना होना चाहिए, R+1, और ये कितना होना चाहिए, S+1। अब आप देखिए आपकी रीडिंग तो ये बता रही थी, लेकिन अगर आप ऐसे निकालते तो करेक्ट आता, क्योंकि हमने 1 रेजिस्टेंस हमने क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है, लेकिन ये रेशियो नहीं आएगा। लाइक 2y, भाई ये बता रहा है इनके रेजिस्टेंस रेशियो कितने हैं, 2/98 है। अब 2+1 करोगे, लेंथ मत छोड़िए, लेंथ रख दिए, रेजिस्टेंस समझ लिए, तो 98+1 वो रेशियो नहीं आएगा। लेकिन अगर ये 50-50 होता तो कितना आता, 1,
अब जरा दोनों में एक एक ओम ऐड कर दिए, फिर भी कितना आता 1, सॉरी 1 आता, 51/51 1 आता। यानी कि अगर मिड पॉइंट पर आपको बैलेंस पॉइंट मिला तो आपने भले ही कॉपर का रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया था, ये गलती आपकी रीडिंग पर इफेक्ट नहीं डाल पाएगी। क्यों? क्योंकि जब आपने कॉपर का रेजिस्टेंस यानी स्ट्रिप का यूज नहीं किया तब भी रेशियो बना रहा है, और आप यूज कर रहे हैं यानी कुछ कोई बता दिया आपको इतना है तब भी रेशियो बना रहा है, और इस समय इसकी रीडिंग क्या होगी, मोस्ट एक्यूरेट होगी। तो ये क्वेश्चन आपका एक बार नहीं 5 to 6 टाइम आ चुका है। इन विच कंडीशन द मीटर इज मोस्ट सेंसिटिव। ये मीटर इज when we get the null deflection near the at the midpoint, then it means all four resistance are in same order. In that condition, the meter base will be most sensitive and there will be no effect of the end error due to copper resistance, copper strip resistance. इनका इसका फर्क नहीं पड़ पाएगा। तो ये मीटर ब्रिज यहां पर बात रही। अब और भी बात करते हैं। मीटर ब्रिज से आप बहुत हाई रेजिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इतनी कम करंट ड्रॉ होगी कि ये गैल्वेनोमीटर इनसेंसिटिव हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आया, क्या आप मीटर ब्रिज से बहुत बड़े रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? जी नहीं। उसका कारण ये होगा कि ये क्या हो जाएगा, इनसेंसिटिव हो जाएगा। अब तो फिर उल्टा क्वेश्चन भी बना, क्या आप मीटर ब्रिज से बहुत छोटे रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? जी नहीं। ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप इट इज नॉट अकाउंट फॉर इन द फार्मूला यूज्ड। इसमें कहीं यूज ही नहीं किया गया यार, ये 1 ओम है मान लीजिए, और 0.1 ओम को आप फाइंड करना चाहते हैं, क्या मतलब हुआ? 1 ओम तो आप फार्मूले में लगा ही रहे हैं, तो 0.1 ओम कैसे इससे फाइंड होगा? तो आप मीटर ब्रिज से ना ही बहुत छोटे रेजिस्टेंस और ना ही बहुत बड़े रेजिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं। और इसका ये वायर की लेंथ क्या है, 100 सेंटीमीटर। हाँ यही होगी 99.9% केसेस में। लेकिन अगर वो कहते 160 सेंटीमीटर है, आ चुका एक बार सवाल, तो घबराने वाली बात नहीं है। मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, आर लेफ्ट आर राइट, लेंथ लेफ्ट लेंथ राइट। अब ये मान लिए है टोटल 160 सेंटीमीटर है, ये 50 है, तो रेस्ट कितना बचेगा? अगर टोटल 160 है और ये मैंने कितना बोला आपसे, जितना भी आपको यानी 50 है, तो 160 माइनस 50 यानी 110 सेंटीमीटर बचेगा। तो इसको फार्मूले को हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। ये रेजिस्टेंस वायर कैसा लेना है आपको, ये सेम कंपोजिशन, ऐसा नहीं है कि एक कांस्टेंटन का आदर्श आधा मैग्नेट का, या तो आप पूरा वायर कांस्टेंटन का लीजिए या आप पूरा मैग्नेट का लीजिए, और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया यानी इसकी थिकनेस जो है वो सेम रहना चाहिए। क्यों? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए अगर आप अलग अलग कंपोजिशन का लेंगे तो रो बदल जाएगा, और अगर रो बदलेगा तो आप ये नहीं कह पाओगे R इज इक्वल टू रो L अपॉन A से ये लेंथ डबल होने पर पोर्शन की R डबल होगा, क्योंकि रो भी बदल रहा है। दूसरी बात, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अलग लिया तो भी आप नहीं कह पाओगे लेंथ डबल होने पर रेजिस्टेंस डबल होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया बदल रहा है। तो इसलिए हमें ये दो फैक्टर कांस्टेंट चाहिए। इसलिए कैसा वायर लेंगे आप, we use a resistance wire of same cross section area as well as same composition. Which one material is suitable? Constantan या मैग्नेट। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है। हाई रेजिस्टिविटी से क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप तो बनना चाहिए। हाई रेजिस्टिविटी से पोटेंशियल ड्रॉप का बनेगा, एक स्मॉल लेंथ पर इट विल शो लार्जर रेजिस्टेंस, सो वी कैन गेट अ सिग्निफिकेंट पोटेंशियल डिफरेंस। इसका महत्व तो हो, अब कंडक्टिंग वायर क्यों लेते हैं हम, क्योंकि उसका R इतना कम होता है, पोटेंशियल ड्रॉप भी बनेगा। तो यहां पर हम बात अल्फा कम क्यों लेंगे आप, क्योंकि इफ करंट इज फ्लोइंग देन रेजिस्टेंस will not change, or we can neglect
its very small value due to change in the temperature. टेम्परेचर चेंज होने पर इसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या होगा, इतना कम चेंज होगा जिसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये भी इफेक्ट इसकी रीडिंग पर होगा अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है इस वायर। तो ये कुछ चीजें रही जो हमें मीटर ब्रिज के रिलेटेड जाननी चाहिए, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और आप मानिए कि मीटर ब्रिज से आपके बोर्ड में प्रॉब्लम मिलेगी या पोटेंशियोमीटर से, तो आप इस वीडियो को अगर सिंसियरली देखा है आपने और इसमें से कुछ नोट करना चाहें तो जरूर नोट करिए। और डेफिनेटली अगर आपने लाइक नहीं किया है तो इस चैनल को लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम विभिन्न जौहरी एकेडमी। और हम इस लेक्चर में बात करेंगे कंसेप्ट अबाउट मीटर ब्रिज कि मीटर ब्रिज क्या होता है, किस तरीके से इससे रेजिस्टेंस फाइंड किया जाता है, और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती हैं जो रीडिंग को इम्प्रूव कर सकती है। तो आज का टॉपिक है हमारा मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज की अगर हम बात करें तो इसमें एल शेप की, ये एल शेप की थिक कॉपर स्ट्रिप होती है, वो भी कितनी 2, एक ये है और एक ये, और एक स्ट्रेट थिक कॉपर स्ट्रिप होती है। ये तीनों एक वुडन लैमिना पर स्क्रू ड्राइवर से टाइट होती है। इनके बीच एल शेप के बीच ये स्क्रू है, ये स्क्रू है, ये यहां एक 1 मीटर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, सेम कंपोजिशन रेजिस्टेंस वायर होता है जो कि कांस्टेंटन या मैग्नेट का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी लो होती है, यानी कि हाई रेजिस्टिविटी से, यानी कि एक पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस तो पोटेंशियल ड्रॉप बनेगा, एक स्मॉल लेंथ पर भी एक रेजिस्टेंस शो होगा और उस रेजिस्टेंस, उस पार्ट का रेजिस्टेंस हाई होने के कारण एक पोटेंशियल ड्रॉप बन सकता है। दूसरी बात, इसका अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी लो, क्योंकि करंट फ्लो होगी तो हीटिंग इफेक्ट से इसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी चेंज बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब कह लीजिए बहुत ही कम चेंज आएगा, मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली सेम रहेगा। फिलहाल इसमें ये लेफ्ट गैप है, इसमें हमने लगा दिया एक रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या लगाया? रेजिस्टेंस बॉक्स। अब रेजिस्टेंस बॉक्स यहां पर लगाया, इससे आप कुछ लिमिट तक डिजायर्ड रेजिस्टेंस पुट कर सकते हो, 1 ओम, 2 ओम, 1.1, 2.3, ये रेजिस्टेंस आप यहां से अप्लाई कर सकते हो। और यहां पर लगाया मैंने अननोन रेजिस्टेंस S। ये क्या है? अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस S। ये लगाया सेल या बैटरी, ये थी और ये कनेक्शन A। चाहे आप इन तीनों में से कोई सा कहिए, कॉपर की स्ट्रिप है, कंडक्टिव है, ये तीनों पॉइंट एक ही है, B, ये भी तीनों पॉइंट एक ही है, दैट इज C। और यहां पर एक लगाया हमने गैल्वेनोमीटर, जिसका ये वाला कनेक्शन स्लाइडिंग है, यानी आप इस AC वायर जो रेजिस्टेंस वायर है, कांस्टेंटन या मैग्नेट का बना हुआ है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, आप कहीं भी टच कर सकते हो, ये पॉइंट रहा है D। अब आपके सामने ये मीटर ब्रिज तैयार है। मीटर ब्रिज is a device
which is used to measure the value of unknown resistance। ये किस फंडामेंटल फैक्ट पर काम करती है? इसे कहते हैं प्रिंसिपल। इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का रिलाइजेशन है आपके लैब में, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म करके आप अननोन रेजिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो वो एपरेटस क्या कराएगा? मीटर ब्रिज कहलाएगा। तो कैसे है वो आपको दिखाता हूं। ये रेजिस्टेंस मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना निकाला? मान लिए R। अब एक डायग्राम और बनाता हूं मैं। ये एक डायग्राम और है, ये R कह रहा हूं, ये S, ये RAD यानी AD पोर्शन का कितना रेजिस्टेंस होगा, और ये RDC पोर्शन का। ये गैल्वेनोमीटर है और ये आपका सेल। ये देखिए इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इन दोनों सर्किट एक से। ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है। बस इसमें D वेरिएबल है, यानी आप अगर उधर को शिफ्ट होगे तो लेफ्ट पोर्शन का रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू होगा, साथ ही साथ राइट वाला जो पोर्शन बचा हुआ है उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? R प्रोपोर्शनल टू L। जितना उस पोर्शन की लेंथ कंसीडर करेंगे ज्यादा, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा। बोले सर फायदा क्या? फायदा ये है कि हमें R/S का जो रेशियो आ रहा है इन रेजिस्टेंस का भी वही रेशियो करना है, तभी B और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा और B और D के बीच कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तब ये गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। यानी नल डिफ्लेक्शन पॉइंट हमें ढूंढना। मीटर ब्रिज में जनरली ये कितने का होगा? 100 सेंटीमीटर का होगा। अब सवाल में बदल दे कर दे 120 सेंटीमीटर, वो अलग बात है। अगर ये 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, इस पोर्शन को मैं L1 को अगर L कहूं तो L2 पोर्शन कितना होगा? 100 माइनस L सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर ये L सेंटीमीटर लिया तो ये 100 माइनस L। अगर मान लिए एक जॉकी की हेल्प से, जॉकी का मतलब है कि तार को कहां टच करें, एक मेटल नाइफ समझ सकते हो, तार पीछे कनेक्ट है और शार्पली इसके यहां पे स्केल लगा होगा। क्या लगा होगा? स्केल लगा होगा और हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। अब हमने स्लाइड करते गए और नल डिफ्लेक्शन की पोजीशन एक्वायर कर ली। D पर मिल रही है कितनी डिस्टेंस पर? L1 डिस्टेंस यानी L सेंटीमीटर, तो रेस्ट पोर्शन का कितना हुआ? 100 माइनस L। अगर ऐसा होता है तो फिर R/S देखिए ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए RAD पोर्शन का रेजिस्टेंस RDC का। तो मैं यहां पर ये आपका सर्किट वही है, दोनों में कोई चेंज नहीं है। A ये भी है, ये भी A है, ये भी A है। कॉपर की स्ट्रिप है, एक गुड कंडक्टर है, बताऊंगा इसके बारे में भी। लेकिन A ये भी है, कंफ्यूज मत होना, ये पॉइंट भी A ही कहलाएगा। इसी तरीके से ये B है, ये तीनों पॉइंट B है, ये C है, ये तीनों पॉइंट C है। तो यहां पर अगर नल डिफ्लेक्शन आपको मिला, ये हटा दे रहा हूं, देखिएगा एट नल डिफ्लेक्शन पोजीशन, एट नल डिफ्लेक्शन पोजीशन, एट नल डिफ्लेक्शन पोजीशन R/S P अपॉन Q कहते हो गया इज इक्वल टू RAD अपॉन RDC, यानी AD पोर्शन का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस वायर है, अपॉन DC पोर्शन का, ये कनेक्टिंग वायर्स। बेटा कनेक्टिंग वायर्स कॉपर या एल्यूमिनियम के लिए जाते हैं, रेजिस्टेंस वायर कांस्टेंट टर्न या मैग्नेट का। क्यों? ये बोर्ड में आ चुका है, मैं आपको बता चुका हूं, जरूर याद रखिए। अब AD पोर्शन का आप
रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इसकी रेजिस्टिविटी मान लीजिए रो है, ये लेंथ एल है और अपॉन ए इस रेजिस्टेंस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है अपॉन रो 100 माइनस एल इतना पोर्शन की लेंथ है ए। रो और ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, आर अपॉन एस ये आएगा एल अपॉन 100 माइनस एल, एस इज इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपॉन एल। बोले सर क्या मिला ये? बाई नोइंग, ये आपने नोन वैल्यू पता है, ये यहां से पुट किया है रेजिस्टेंस। बाई नोइंग आर एंड एल वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एस। तो ये रहा आपका फिलहाल कि मीटर ब्रिज से आप अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। स्केल पर ये लेंथ पता है एल, आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना रेजिस्टेंस फाइंड किया वो मालूम है, तो आप अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं एस की वैल्यू। तो ये इसकी वर्किंग रही कि कैसे करते हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इस फार्मूले को अप्लाई मत करना, इसके बदले करना R अपॉन S या लेफ्ट रेजिस्टेंस अपॉन राइट रेजिस्टेंस, R अपॉन S इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, लेफ्ट अपॉन राइट, लेफ्ट अपॉन राइट लेंथ। ध्यान रखिएगा, यानी कि मैंने आपसे कहा लेफ्ट रेजिस्टेंस, राइट रेजिस्टेंस, लेफ्ट वाली लेंथ और ये राइट लेंथ, ये लगाइएगा। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में जरूरी नहीं है कि S जो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है वो राइट गैप पर हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता था रेजिस्टेंस बॉक्स इधर होता और ये अननोन इधर होता और आप इधर से L मेजर करते, तब आपका ये फार्मूला दिक्कत करता। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, वर्किंग दिखा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन न्यूमेरिकल जब सॉल्व करो आप तो ये मत लगाइएगा लेफ्ट रेजिस्टेंस अपॉन राइट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लेफ्ट पोर्शन लेंथ अपॉन राइट पोर्शन लेंथ लगाएंगे, कहीं भी कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो आप ध्यान रखिएगा, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको तो आप यही फार्मूला यूज करेंगे, इसकी मैं बात भी नहीं करूंगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब इससे रिलेटेड कुछ पिन पॉइंट क्वेश्चंस हैं जो कि जानना आपको जरूरी है, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में एक बार नहीं 10 बार आ चुके हैं, उसको सुनिएगा। देखिए सबसे पहली बात, एक होता है एंड एरर। क्या मैंने कहा? एंड एरर। अब यहां पर आपने जो फार्मूला यूज किया था R अपॉन S L अपॉन 100 माइनस L, ये फार्मूला आपने यूज किया। अब आप ये देखिए कि एंड एरर का मतलब क्या है। एंड एरर का मतलब ये है कि जो स्केल लगा होगा, दो कारण एंड एरर आएगी। जो स्केल लगा होगा उसका 0 और जहां से वायर कनेक्शन से शुरू हो रहा है वो सेम पॉइंट अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ लेंथ में एरर आएगी कि आप D की लेंथ A से स्केल पर जो आ रही है और एक्चुअल क्या है, यानी कि आपके स्केल का 0 एग्जैक्ट यही होना चाहिए, तब तो बात सही है। अगर स्केल जो फिट किया गया है इसमें 0 आगे या पीछे है तो भाई D की स्केल पर एग्जैक्ट लेंथ नहीं आएगी, तो इसे एंड एरर एक कारण है। दूसरा, ये जो कॉपर स्ट्रिप है और ये कनेक्टिंग वायर्स है, गुड कंडक्टर है कॉपर, लेकिन फिर भी इसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। इट इज नॉट कंसीडर्ड इन द फार्मूला यूज्ड। अगर आप बीट स्टोन का बेसिक देखें तो फिर उसमें एक आर्म का रेजिस्टेंस, आर्म का रेजिस्टेंस तो यहां से लेकर यहां तक का हुआ ना। अब यहां तक में तो आप इसी को मान रहे हो, ये कनेक्टिंग वायर्स लगे हैं, ये कॉपर लगा है, इसका रेजिस्टेंस इस फार्मूले में है नहीं। इस कारण से रीडिंग बिल्कुल करेक्ट, शार्प करेक्ट नहीं आएगी। देयर विल बी एरर इन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस।
तो these two errors are called end error. What is these two errors are called end error. तो end error क्या है इसमें? What is end error? कि पहला the zero of the scale and leading point of the scale are not coinciding, so the actual length will be differ from the reading. 1 point. Second, copper strips and connecting wires having some small value of resistance which is not considered in the formula used. These two conditions are the cause of error in the reading. These two causes are called end error in the meter bridge. ध्यान दीजिएगा. अब पूछा भाई कॉपर स्ट्रिप आपने थिक क्यों ली? Why we use thick copper strip? Copper is a good conductor. Copper एक good conductor है, and if we take thick strip पत्ती, then its resistance will be very small, which is not considered in the formula used. Due to small value of resistance, the reading provided by the meter bridge will be approximately correct. I am not saying exactly correct. तो कॉपर की मोटी पत्ती यानी थिक स्ट्रिप क्यों ली जाती है? एक ही हुआ. दूसरी बात, सही रीडिंग के लिए हमें इनको एक रीडिंग में के बाद इंटरचेंज कर देना चाहिए, SRRS, जिससे जो एंड एरर है, क्या है, जो एंड एरर है वो रिड्यूस हो जाएगी. अगर आपकी देखिए S है तो इस लेंथ से नापना था, सीधी बात है. S के बदले ये लेंथ थी, R के बदले कौन सी थी? ये थी. अब आप पलट दोगे तो S के बदले ये हो जाएगी, R के बदले ये हो जाएगी. तो क्या चीज कम हो सकती है? एंड एरर कम हो सकती है. अब यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है कि मीटर ब्रिज में अगर हम गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर दें तो क्या नल डिफ्लेक्शन पोजीशन पर कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा. ये बोर्ड ने 4 to 5 टाइम्स पूछा है कि अगर मीटर ब्रिज में हम सेल की जगह लगा दें गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर की जगह सेल लगा दें, नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? मैं आपको दिखा रहा हूं. P/Q is equal to R/S होता है. इंटरचेंज करेंगे तो भी देखिए इस रेशियो से आ जाएगा. P/R इस इधर ले आए, इस इधर ले आए, Q/S. ये रेशियो वो रेशियो बात एक ही है भाई. तो सेल और गैल्वेनोमीटर को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो फिर किसी भी तरीके का नल डिफ्लेक्शन पोजीशन में चेंज नहीं आएगा. आगे बढ़ते हैं. किस कंडीशन में मीटर ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव होगा? ये बात समझने की है. इफ वी गेट नल डिफ्लेक्शन नियर द मिडिल पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस वायर, बीचों बीच में, एट दैट कंडीशन द meter bridge will be most sensitive, means its reading will be most accurate. बोले साहब इसमें क्या खासियत हो गई? आप जरा ध्यान से देखिएगा. देखिए आपने इसका रेजिस्टेंस, अब आप देखिए बीच में कब मिलेगा? जब RS, भाई ये बराबर लेंथ है तो इनके रेजिस्टेंस बराबर होंगे, तो फिर ये रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए. यानी चार के चारों रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे और उस समय आप नल डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? सबसे एक्यूरेट ये आपको रीडिंग प्रोवाइड करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि इसका मेन कारण है आपने कॉपर स्ट्रिप और कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कहीं भी फार्मूले में कंसीडर नहीं किया. कोई बात नहीं, मान लें ये कितना है? 1. कितना है? 1. तो ये भी 1 होगा इधर भी, जो फार्मूले में हमने कहीं भी यूज नहीं किया. अगर डिफ्लेक्शन बहुत पास है, एक लेंथ बहुत ज्यादा है, एक लेंथ बहुत कम है, मिलना, मान लीजिए ये आ रहा है 2/98 ये आ रहा है.
अब इसमें आपने ये क्या आ रहा है R अपॉन S आ रहा है, तो आपको R पता है, S आप निकाल लेंगे, बात सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये लेंथ 2 सेंटीमीटर है, रेस्ट कितनी 98 होगी। अब जो कि आपने इसको कंसीडर नहीं किया था, अगर मैं कंसीडर करूं फॉर एग्जांपल 1 ओम है, तो कायदे में ये कितना होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस जो होना चाहिए जो आपने लेफ्ट पे लगाया था वो कितना होना चाहिए R+1, और ये कितना होना चाहिए S+1। अब आप देखिए आपकी रीडिंग तो ये बता रही थी, लेकिन अगर आप ऐसे निकालते तो करेक्ट आता, क्योंकि हमने 1 रेजिस्टेंस हमने क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है, लेकिन ये रेशियो नहीं आएगा। लाइक 2y, वही ये बता रहा है इनके रेजिस्टेंस रेशियो कितने हैं 2/98 है। अब 2+1 करोगे, लेंथ मत छोड़ी, लेंथ रख दिए, रेजिस्टेंस समझ लिए, तो 98+1 वो रेशियो नहीं आएगा। लेकिन अगर ये 50-50 होता तो कितना आता 1। अब जरा दोनों में एक एक ओम ऐड कर दिए, फिर भी कितना आता 1, सॉरी 1 आता, 51/51 1 आता। यानी कि अगर मिड पॉइंट पर आपको बैलेंस पॉइंट मिला तो आपने भले ही कॉपर का रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया था, ये गलती आपकी रीडिंग पर इफेक्ट नहीं डाल पाएगी। क्यों? क्योंकि जब आपने कॉपर का रेजिस्टेंस यानी स्ट्रिप का यूज नहीं किया तब भी रेशियो बना रहा है, और आप यूज कर रहे हैं यानी कुछ कोई बता दिया आपको इतना है तब भी रेशियो बना रहा है, और इस समय इसकी रीडिंग क्या होगी, मोस्ट एक्यूरेट होगी। तो ये क्वेश्चन आपका एक बार नहीं 5 to 6 टाइम आ चुका है। इन विच कंडीशन द मीटर is most sensitive। ये मीटर is when we get the null deflection near the at the midpoint, then it means all 4 resistance are in same order. In that condition the meter will be most sensitive and there will be no effect of the end error due to copper resistance, copper stick resistance, इनका इसका फर्क नहीं पड़ पाएगा। तो ये मीटर ब्रिज यहां पर बात रही। अब और भी बात करते हैं, मीटर ब्रिज से आप बहुत हाई रेजिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इतनी कम करंट ड्रॉ होगी कि ये गैल्वेनोमीटर इनसेंसिटिव हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आया, क्या आप मीटर ब्रिज से बहुत बड़े रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? जी नहीं, उसका कारण ये होगा कि ये क्या हो जाएगा, इनसेंसिटिव हो जाएगा। अब तो फिर उल्टा क्वेश्चन भी बना, क्या आप मीटर ब्रिज से बहुत छोटे रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? जी नहीं, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप इट इज नॉट अकाउंट फॉर इन द फार्मूला यूज्ड। इसमें कहीं यूज ही नहीं किया गया यार, ये 1 ओम है मान लिए, और 0.1 ओम को आप फाइंड करना चाहते हैं, क्या मतलब हुआ? 1 ओम तो आप फार्मूले में लगा ही रहे हैं, तो 0.1 ओम कैसे इससे फाइंड होगा? तो आप मीटर ब्रिज से ना ही बहुत छोटे रेजिस्टेंस और ना ही बहुत बड़े रेजिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं। और इसका ये वायर की लेंथ क्या है, 100 सेंटीमीटर, हाँ यही होगी 99.9% केसेस में। लेकिन अगर वो कहते 160 सेंटीमीटर है, आज का एक बार सवाल, तो घबराने वाली बात नहीं है। मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, आर लेफ्ट आर राइट, लेंथ लेफ्ट लेंथ राइट। अब ये मान लिए है टोटल 160 सेंटीमीटर है, ये 50 है, तो रेस्ट कितना बचेगा? अगर टोटल 160 है और ये मैंने कितना बोला आपसे, जितना भी आपको यानी 50 है तो 160 माइनस 50 यानी 110 सेंटीमीटर बचेगा। तो इसको फार्मूले को हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। ये रेजिस्टेंस वायर कैसा लेना है आपको, ये सेम कंपोजिशन, ऐसा नहीं है कि एक कांस्टेंटन का आदर्श आपका मैग्नेट का, या तो आप पूरा वायर कांस्टेंटन का लीजिए या आप पूरा मैग्नेट का लीजिए वायर, और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया यानी इसकी थिकनेस जो है वो सेम रहना चाहिए। क्यों? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए अगर आप अलग अलग कंपोजिशन का लेंगे तो रो बदल जाएगा, और अगर रो बदलेगा तो आप ये नहीं कह पाओगे R इज इक्वल टू रो L अपॉन A से ये लेंथ डबल होने पर पोर्शन की R डबल होगा, क्योंकि रो भी बदल रहा है। दूसरी बात,
अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अलग लिया तो भी आप नहीं कह पाओगे लेंथ डबल होने पर रेजिस्टेंस डबल होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया बदल रहा है। तो इसलिए हमें ये दो फैक्टर कांस्टेंट चाहिए। इसलिए कैसा वायर लेंगे आप? We use a resistance wire of same cross section area as well as same composition. Which one material is suitable? Constant ton या मैग्नेट। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है? लो होती है। हाई रेजिस्टिविटी से क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप तो बनना चाहिए। हाई रेजिस्टिविटी से पोटेंशियल ड्रॉप का बनेगा कि एक स्मॉल लेंथ पर इट विल शो लार्जर रेजिस्टेंस, सो वी कैन गेट अ सिग्निफिकेंट पोटेंशियल डिफरेंस। इसका महत्व तो हो, अब कंडक्टिंग वायर क्यों लेते हैं हम? क्योंकि उसका आर इतना कम होता है, पोटेंशियल ड्रॉप भी बनेगा। तो यहां पर हम बात अल्फा कम क्यों लेंगे आप? क्योंकि इफ करंट इज फ्लोइंग देन रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज और वी कैन नेग्लेक्ट इट्स वेरी स्मॉल वैल्यू ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होने पर इसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या होगा? इतना कम चेंज होगा जिसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये भी इफेक्ट इसकी रीडिंग पर होगा अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो इस वायर। तो ये कुछ चीजें रही जो हमें मीटर ब्रिज के रिलेटेड जाननी चाहिए और मैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और आप मानिए कि मीटर ब्रिज से आपके बोर्ड में प्रॉब्लम मिलेगी या पोटेंशियोमीटर से, तो आप इस वीडियो को अगर सिंसियरली देखा है आपने और इसमें से कुछ नोट करना चाहें तो जरूर नोट करिए। और डेफिनेटली अगर आपने लाइक नहीं किया है तो इस चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।